Good morning, students. Welcome to my ER classes YouTube channel. Today, we are going to discuss on the employability skills semester 1, module 3, that is communication. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 में जो मॉड्यूल है चैप्टर नंबर 3 कम्युनिकेशन। तो जो सबसे पहला वर्ड है कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कम्युनिकेशन? आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? इट्स अ टू बी प्रोसेस जिसमें एक सेंडर होते हैं एंड एक रिसीवर होते हैं। सेंडर मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। और सेंडर जब रिसीवर को मैसेज देता है तो कुछ चैनल्स के थ्रू, कुछ मीडियम के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन या मैसेज पास होते हैं। अगेन जो रिसीवर उस मैसेज को इनकोड करता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ अ मैसेज को वो ब्रेक करता है एंड देन वह फीडबैक देता है, अपना प्रतिक्रिया देता है और फिर उसे डिकोड करके मैसेज को कलेक्ट करके वापस सेंडर के पास चला जाता है। इस प्रकार जो सेंडर बात कहना चाहता है रिसीवर को, रिसीवर उस मैसेज को उसी एंगल से, उसी परसेप्शन से मैसेज को समझता है एंड देन दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Whatever the sender is trying to send a message to a receiver must understood in the same context as the sender want. अगर यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन वी से इट्स अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। रिमेंबर, याद रखें कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ वर्ड काइजन। यह वर्ड काइजन मीन्स क्या होता है? काइजन इज अ थ्योरी विच इज गिवन बाय अ जापानीज। तो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, पहला वर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन, सेकेंड वर्ड है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थर्ड वर्ड है सॉर्टिंग आउट और फोर्थ वर्ड है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो काइजन मीन्स होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब आप किसी कंपनी में काम करते रहते हैं और वहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो लगातार इंप्रूवमेंट होते रहता है, निरंतर जो इंप्रूवमेंट चलते रहता है, उसे हम लोग कहते हैं काइजन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड डैश। एक वर्ड है जिसमें लिखा है कि एक्सक्यूज मी आई वुड डैश। आप जब किसी को, कोई स्पीकर है और वह जब बात करते रहता है, बोलते रहता है, तो उस वक्त आप किसी को इंटरप्ट करते हैं, आप किसी को रोकते हैं और उसे कहने, आप जो बात कहना चाहते हैं आप उसे बोलते हैं। तो यह वर्ड यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? क्या वर्ड इंटरप्टिंग का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे या हम लोग एग्रेइंग वर्ड का प्रयोग करेंगे, सहमत हो जाना? समराइजिंग करना मीन्स सारांश बताना, और जो फोर्थ वर्ड है वो है एम्फसाइज मीन्स फोकस करना। तो इनमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? आप हमेशा एक्सक्यूज मी, जब आप कुछ ग्रुप डिस्कशन में जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो इट मीन्स एक्सक्यूज मी वर्ड आप इंटरप्ट करने के लिए, उन्हें पार्डन रोकने के लिए और फिर से अपने बातों को व्यक्त करने के लिए इंटरप्टिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, communication that involves in exchanging of information without the use of words। कम्युनिकेशन दो प्रकार से होंगे, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स साइन एंड सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन, gesture and posture, eye contact, all this belong to a non-verbal communication। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लिखा है कि कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, जहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ऐसे कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे? क्या वह कम्युनिकेशन वर्बल होगा, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा?
तो एक वर्ड है विदाउट यूज ऑफ वर्ड, बिना शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग इस में क्या करते हैं, में साइन एंड सिंबल, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड डैश। आप किसी कार्य के लिए लगनशील होकर, मेहनत होकर किसी एक ही कार्य को करने में लगे रहते हैं, तो वह इसमें करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस, सेकेंड वर्ड है कमिटमेंट, थर्ड वर्ड है इंटेलिजेंस, प्रतिबद्धता, सॉरी इंटीग्रिटी, प्रतिबद्धता। क्या अगर आप किसी कार्य में लीन होकर किसी वर्क को आप करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी या इंटेलिजेंस। इट मीन्स आप लगातार उस काम को कर रहे हैं, कोई वर्क को आप ठान लिए और वह कार्य को कर रहे हैं, तब यह कहलाएगा कमिटमेंट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, एसएमएस फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, यह बेहद सिंपल है, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या कहते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर डैश। एक गोल होता है जो कि लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल होंगे। आपका गोल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए, स्मार्ट। तो वर्ड एस का क्या मतलब है, एस स्टैंड फॉर व्हाट, एस स्टैंड फॉर सोशल, सामाजिक, साइंटिफिक, स्पेसिफिक या स्ट्रेंथ, जो आपका मजबूत पक्ष है। तो एस मीन्स यहाँ पे होगा, एस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एस मीन्स स्पेसिफिक। आपका जो गोल होना चाहिए वह स्मार्ट गोल होना चाहिए। एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम मीन्स होता है मेजरेबल, ए मीन्स होता है अचीवेबल, आर मीन्स होता है रिलायबल और लास्ट वर्ड टी मीन्स होता है टाइम बॉन्डेड। तो आपका जो भी गोल है वह कैसा होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जेस्चर बाइटिंग नील्स। जब कोई व्यक्ति नील्स क्या करता है, नील्स को काटता है, नाखून को काटता है, तो दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह कौन सा कम्युनिकेशन का पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, बिकॉज हियर यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स। यहाँ पर आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन आप नील्स बाइटिंग कर रहे हैं। तो यह क्या शो करता है, यह क्या दर्शाता है। पहला वर्ड है बोर्डम, आलसीपन को दर्शाता है। इनसिक्योरिटी, जब आप सिक्योर नहीं है, जब आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तब आप नेल्स बाइटिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस, जब आप में आत्मविश्वास रहता है, तब आप नेल्स बाइटिंग करते हैं। या डिफेंसिव में जब आप रहते हैं, तब आप नेल्स बाइटिंग करते हैं। तो नेल्स बाइटिंग जो है वो जब आप इनसिक्योरिटी फील होंगे, जब आप असहज महसूस करते हैं, जब आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, आप में वह भय, थ्रेट रहता है, तब आप क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और नेल्स बाइटिंग करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। जेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग। आप अगर इरेक्ट वॉकिंग कर रहे हैं, सीधे अगर चल रहे हैं, तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा पार्ट को दर्शाता है, तो यहाँ पर यह दर्शाता है आपके कॉन्फिडेंस को, कि आप आत्मविश्वास के साथ स्ट्रेट वॉकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश। गोल को वर्गीकृत किया गया, गोल को बांटा गया है किसमें, पहला है गुड एंड बैड, सेकेंड ऑप्शन है इनर एंड आउटर, थर्ड ऑप्शन है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और लास्ट है शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। आपका गोल कैसा होना चाहिए, तो या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। गुड एंड बैड इज अ कैरेक्टर, इनर एंड आउटर इज अ फीलिंग,
इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इज अ मोटिवेशन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहला वाला कैरेक्टर है, सेकेंड वाला आपकी फीलिंग को दर्शाता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो है वो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है। तो गोल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर -%। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि कम्युनिकेशन जो होते हैं, कम्युनिकेशन जो होंगे वो आपके 100% होंगे। अब इस कम्युनिकेशन में क्या दिया गया है? एक होंगे वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यह होते हैं 7% कम्युनिकेशन, एंड जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं आपके 93% कम्युनिकेशन। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक पार्ट है जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। यह होता है टोटल 55%, और एक होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन यह कितना होता है? इसे हम लोग बोलते हैं 38%। अब इन चीजों को आप ध्यान से देखिए। कम्युनिकेशन टोटल होते हैं 100%, जिसमें कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वर्बल कम्युनिकेशन 7%, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93%। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो 93% है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बॉडी लैंग्वेज और दूसरा क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज जो होते हैं वो 55% होते हैं, एंड फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कितने होते हैं? 38% होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर डैश। यहां से देखिए बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट होता है? 55%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज डैश। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। मोटिवेशन is a Latin word which is derived from the word movere। मोटिवेशन एक लैटिन शब्द से जन्म लिया है जिसका मतलब होता है मूविरे। इट मीन्स टू मोटिवेट, इट मीन्स इन्फ्लुएंस करना, लोगों को उत्साहित करना, किसी कार्य के प्रति उत्साह को जगाना, उत्साहित करना किसी कार्य को करने के लिए, इसे हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप खुद जागरूक हो जाते हैं किसी कार्य करने के प्रति, आप में खुद वह उत्सुकता आ जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वह कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होते हैं, जो आप एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर उत्साहित होते हैं, आप में उत्सुकता आता है, वह कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपके पास क्वेश्चन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे होते हैं? तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आप खुद से उत्साहित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए तब यह लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिसनिंग टू रेलवे स्टेशन, लिसनिंग टू रेलवे स्टेशन फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर लेक्चर्स कम अंडर डैश। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। रिमेंबर, टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो यहाँ पे जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनर, 4 प्रकार के श्रोता होंगे। पहला जो लिसनर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनर। एस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनर एक ऐसे लिसनर होते हैं जो इंफॉर्मेशन, उनको केवल इंफॉर्मेशन डिराइव किया जाता है। एप्रिसिएटिव लिसनिंग ऐसे लिसनिंग होते हैं जिसको सुन डिराइव्ड फॉर प्लेजर, जिसको सुनकर आप
खुशी महसूस करते हैं वह एप्रिसिएटिव लिसनिंग होता है। नेक्स्ट होते हैं क्रिटिकल लिसनिंग, जो कि आप लोग पढ़े होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लामेशन, सडन मोमेंट ऑफ जॉय और सॉरो, आपने अचानक सुना आइदर खुशी वाला बात या दुखी वाला बात, तो यह कहलाएगा आपके क्रिटिकल लिसनिंग में। जो आप शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ लिसनिंग को क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है थेराप्यूटिक लिसनिंग, या फिर इसको हम लोग इम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं। तो थेराप्यूटिक लिसनिंग को हम लोग इम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं। यह लिसनिंग में इंफॉर्मेशन प्लस प्लेजर दोनों डिराइव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लिसनिंग टू रेलवे स्टेशन फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम अंडर डैश। अगर आप रेलवे स्टेशन में जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप यह ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ऐसा जब आप अनाउंसमेंट सुनते हैं, यह कौन से लिसनिंग का पार्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, क्योंकि इसमें आप केवल इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ लिसनिंग को कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव अ प्लेजर। आप सॉन्ग को सुनते हैं और सुनकर आपको प्लेजर, खुशी महसूस होता है, ऐसे सॉन्ग को आप क्या कहेंगे? ऐसे सॉन्ग को एप्रिसिएटिव टाइप ऑफ लिसनिंग कहेंगे। यह कौन सा लिसनिंग कहलाएगा? एप्रिसिएटिव लिसनिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू डैश। मोटिवेशन को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है? तो मोटिवेशन को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इस प्रकार 17 का 1 नंबर ऑप्शन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक करेक्ट आंसर होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आप उत्साहित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, आपके प्रति एक मन में उत्सुकता आता है, लेकिन वह खुद से आता है आपके अंदर फीलिंग्स, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर आप उत्साहित होते हैं, वह कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप किसी मूवी को देखते हैं और आप में उत्सुकता आता है किसी कार्य करने के लिए, तो यह कहलाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट, नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कम्स अंडर। अब यह 4 हमारे पास बैरियर होते हैं। बैरियर मीन्स रुकावट, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर कंपनी में अगर कोई मशीन अगर चल रहा है, अगर उससे कुछ नॉइस अगर क्रिएट होते हैं, तो यह कौन सा बैरियर का पार्ट कहलाएगा? क्या वह कल्चर बैरियर कहलाएगा? क्या वह लैंग्वेज बैरियर कहलाएगा? क्या वह परसेप्शन बैरियर कहलाएगा? कल्चर, क्या वह कुछ सांस्कृतिक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? लैंग्वेज, क्या वह एक भाषा के रूप में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? क्या परसेप्शन, क्या आपके एक ऐसे सोच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? या इन्वायरमेंट, या फिर उस वातावरण में कुछ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? तो नॉइज या फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है वह एक इन्वायरमेंट बैरियर है। कौन सा बैरियर है? इन्वायरमेंट बैरियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ अ वॉइस इज कॉल्ड डैश। आप देखे होंगे आपका बोलने का जो टोन है, कभी आप हाई टोन में बोलते हैं, कभी मिडिल टोन में बोलते हैं, और कभी आप लो टोन में बोलते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ अ वॉइस। एग्जाम्पल, कभी हम लोग बोलते हैं स्टैंड अप, हाई टोन में मैंने बात किया, और कभी हम लोग पोलाइटली बात करते हैं आई एम सॉरी। तो कभी हम हाई टोन में बात कर रहे हैं, कभी लो टोन में बात कर रहे हैं, तो ये जो राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ अ वॉइस है वह क्या कहलाएगा? उसे हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं? इंटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन अ ह्यूमन इंडिवर। आप किसी चीज का स्टडी करते हैं और वह क्या सही और यह क्या गलत है, तो यह कोई भी व्यक्ति कैसे इंडोर्स करेगा? क्या यह
किसी सही चीज को या गलत चीज को परखना, क्या यह एक मोटिवेशन का पार्ट है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जागरूक रखने का यह पार्ट है? एथिक्स का यह पार्ट है? यह एक गोल है? तो रिमेंबर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन एंडीवर, क्या सही और क्या गलत है इसका जांचना या इसका परखना, यह एक एथिक्स में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर एथिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ अ रोल प्लेइंग? ड्रॉबैक मीन्स ए डिसएडवांटेज। रोल प्लेइंग, जब कोई एक्ट प्ले किया जाता है, जब कोई एक्टिंग किया जाता है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? बिल्ड कॉन्फिडेंस, रोल प्लेइंग करने से बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्या यह एक डिसएडवांटेज के रूप में है? लिसनिंग स्किल आपका डेवलप हो जाता है, क्या यह एक डिसएडवांटेज है रोल प्लेइंग का? डजंट प्रोवाइड द रियल सिचुएशन, वास्तविक सिचुएशन परिस्थिति को वह नहीं डिफाइन कर पाता है, क्या यह एक डिसएडवांटेज है रोल प्लेइंग का? या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यह एक डिसएडवांटेज है रोल प्लेइंग करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, डजंट प्रोवाइड द रियल सिचुएशन, वास्तविक सिचुएशन जो है वह यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि आप जब कोई एक्ट प्ले करते हैं तो रियल सिचुएशन के जैसा होता है, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट रियल सिचुएशन। तो यह जो हो जाएंगे ड्रॉबैक हो जाएंगे, यह डिसएडवांटेज हो जाएंगे रोल प्लेइंग का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what should come next after selecting the solution in a problem solving process? आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे? लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, दिए गए विकल्प को आप देखेंगे। रूट कॉज एनालिसिस, क्या मूल जड़ है उसका निष्कर्ष करने के लिए बैठेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आप उस वक्त प्रॉब्लम को जांचेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है, या फिर इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, या फिर जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने के लिए बैठा है डायरेक्ट सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हम लोग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि यह प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, पता लगा लिया कि क्या प्रॉब्लम है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, तब जाके प्रॉब्लम क्या होगा? वह सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट द पीपल? इनमें से दिए गए कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो लोगों को उत्साहित करने में मदद करता है? लैक ऑफ फोकस, आप में ध्यान का नहीं होना, ध्यान का कमी होना। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का कमी होना। लैक ऑफ डायरेक्शन, आप जब दिशाहीन हो जाते हैं उस वक्त आप ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ नर्वसनेस, आपके अंदर में हिचकिचाहट रहता है और यह कारण आप लोगों को उत्साहित नहीं कर पाते हैं। तो इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शन आपके लिए सही है? तो लैक ऑफ नर्वसनेस, जब आप में खुद एक हिचकिचाहट रहेगा तब आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 3 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए 3 पीस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं। पहला वर्ड है प्रीपेयर, सेकेंड वर्ड है प्रैक्टिस और थर्ड वर्ड है परफॉर्म। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रीपेयर। आपके ऑडियंस कौन है? whom do you speak, when do you speak, how do you speak, what do you speak, should be remember। आप किनसे, कौन आपके ऑडियंस है, कहाँ बोल रहे हैं, किनसे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किस सब्जेक्ट मैटर पे बोल रहे हैं, यह जानना बेहद आपको जरूरी है और इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रिपेयर करना होगा।
प्रिपेयर करने के बाद आपको मिरर के सामने में इसका प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप में नर्वसनेस ना हो। एंड देन फाइनल स्टेज इज परफॉर्म। अगर आप प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म ये 3 टूल का अगर आप प्रयोग करते हैं देन यू विल बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज अ डू ऑफ इंटरव्यू एटिकेट्स। एटिकेट्स मीन्स कुछ मैनर्स। तो इंटरव्यू जब आप अपीयर करते हैं तो इंटरव्यू देते वक्त आप में कौन से अच्छे मैनर्स होने चाहिए। पहला है नर्वसनेस, क्या यह मैनर्स होना चाहिए। इनफॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, कोई भी ड्रेस, आप घर का भी ड्रेस पहन के आप चले जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट है काम अप्रोच, एकदम शांत अप्रोच रखना चाहिए, कीप साइलेंट। और नेक्स्ट है एक्सेसिव जेस्चर, मतलब यहाँ पे आप ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, आप ज्यादा फिंगर, आप उंगली ज्यादा दिखाकर आप बात कर रहे हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसका आप ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इनमें से अच्छे मैनर्स में कौन से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, काम अप्रोच। इंटरव्यू के समय में अच्छी आदत ये होते हैं कि आप बेहद काम रहिए, शांत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डोंट ऑफ इंटरव्यू एटिकेट्स। इंटरव्यू देते वक्त किन बातों का नहीं आदत रखना चाहिए, किन बातों को नहीं मानना चाहिए। पहला है बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास रखना चाहिए। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, अच्छे ड्रेस भी पहनना चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट, जितने भी इंटरव्यूअर हैं सभी के पास आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो यह 3 जो ऐसा ऑप्शन है यह आपको इंटरव्यू में फॉलो करना चाहिए। एक ऐसे ऑप्शन है जो फॉलो नहीं करना चाहिए, दैट इज लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट अ जॉब। आप जॉब पाने के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी या स्किल है उस आप वह गलत पेश कर देते हैं, आप झूठ बोल देते हैं, यह आपको इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट अ जॉब जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। बैरियर टू स्पीकिंग, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्पीकिंग करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला ऑप्शन है पुअर लिसनिंग, अगर आप अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं इसलिए आप अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं। लैक ऑफ टाइम, समय का कमी के कारण आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं। नर्वसनेस के कारण आप अच्छी तरह से स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। या रिलैक्टेंट टू रीड, आप अच्छी तरह से फ्री होकर रीडिंग नहीं कर पाते इसलिए आप अच्छी तरह से स्पीकिंग भी नहीं कर पाते। इनमें से कौन सा फैक्टर आपके लिए राइट होगा। तो इसमें है नर्वसनेस, आप नर्वस जब हो जाते हैं तो अच्छी तरह से बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह नर्वसनेस आपके लिए एक प्रॉब्लम है। बैरियर मीन्स प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, तो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग कौन सा है, नर्वसनेस। नर्वसनेस के कारण आप अच्छा से नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज अ डू इन द इंटरव्यू एटिकेट्स, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, कौन से अच्छे मैनर्स में आते हैं। ड्रेस टू कैजुअली, आपको ड्रेस पहनना है लेकिन कैजुअल ड्रेस पहनना है। नेक्स्ट, लाई अबाउट, यह आपको नहीं करना चाहिए, आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट अ जॉब, झूठ बोल देना चाहिए, यह भी आपको इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू के लिए अपीयर करना चाहिए। और एक ऑप्शन है टू एक्सेसिव जेस्चर, आप जब वहां बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा आप प्रयोग करते हैं, जो कि गेस्चर, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, यह सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होना चाहिए एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इनमें से बोला कि इंटरव्यू के एटिकेट्स क्या हैं, तो बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देना चाहिए, यह सबसे अच्छे मैनर्स में आते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज जो स्पष्ट हो और मैसेज डायरेक्ट हो।
ऐसा मैसेज को हम लोग गुड कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन में मैसेज जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी डायरेक्ट। सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, वह रिसीवर भी उसी कॉन्सेप्ट में सेंडर के बातों को समझेगा, तभी जाके गुड कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसलिए मैसेज क्लियर और क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज एन ईमेल एटिकेट्स। जब आप ईमेल लिखते हैं तो कौन से अच्छे आदतों में आता है। पहला ऑप्शन है कीप ईमेल शॉर्ट। आप जो भी ईमेल लिखते हैं उसमें जो बॉडी लिखते हैं वह बॉडी बेहद शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड, सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल। आप जो मेल करते हैं उसमें बहुत सारे वायरस, ठीक है, बहुत सारे वायरस के साथ आपको मेल कर देना चाहिए। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज। आप जो भी मेल कर रहे हैं उसमें गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप देते हैं। और लास्ट है कि यूज ऑल कैप्स एंड स्मॉल लेटर इन ईमेल। ईमेल में कैप्स लॉक ऑन करके जो भी आप राइटिंग करते हैं, जो भी आप टेक्स्ट करते हैं, वो सभी कैप्स लॉक में या स्मॉल लेटर में आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इनमें से अच्छे ईमेल एटिकेट्स, अच्छे आदत में, अच्छे मैनर्स में कौन से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीप ईमेल शॉर्ट। ईमेल को शॉर्ट रखना चाहिए एंड टू द पॉइंट रखना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका ईमेल क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा। सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, यह सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है। सेंडर रिसीवर को जो मैसेज भेजता है और रिसीवर वापस अपना फीडबैक जो वापस सेंडर को भेजता है, यह दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखते हैं। यह आपका गुड कम्युनिकेशन कहलाता है। एम्बिगुअस मीन्स अधूरा। तो अच्छा कम्युनिकेशन कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर। मैसेज भेजा गया है लेकिन जिसे मैसेज भेजा गया है वह मैसेज पूरा सुना ही नहीं, यह भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, सेंडर अटैक द रिसीवर। सेंडर बात को रखता है किसी इंफॉर्मेशन या मैसेज को किसी चैनल के थ्रू। सेंडर कभी भी रिसीवर को कह के अटैक नहीं करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। यह एक अच्छा कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। खराब कम्युनिकेशन में कौन सा है। तो मैसेज इज एम्बिगुअस। पढ़े थे हम लोग, एम्बिगुअस मीन्स आधा अधूरा। इट इज नॉट क्लियर, नॉट डिफाइंड। मैसेज जो है वह अधूरा है, क्लियर नहीं है। तो बोलता है पुअर कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा। तो मैसेज इज एम्बिगुअस। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन अधूरा है, जिसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, वह मैसेज को हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं। और यह एम्बिगुअस पुअर कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मैसेज इज एम्बिगुअस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ अ ओरल कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन दो पार्ट के हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होंगे, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स मौखिक, जो हम लोग शब्दों को बोलकर व्यक्त करते हैं, और रिटेन कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग राइटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो ओरल कम्युनिकेशन के फायदे नहीं है। पहला, इट इज क्विक, यह बेहद जल्दी हो जाता है। इट इज फॉर रिकॉर्ड, ओरल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं क्या, यह फायदा है। इट इज डायरेक्ट, आप चूंकि बोलते हैं, बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यह एकदम सीधा मैसेज है। और लास्ट, फीडबैक इज इमीडिएट, जो प्रतिक्रिया दिया गया है वह तुरंत दिया गया है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो ओरल कम्युनिकेशन के फायदे नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज फॉर रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो जल्दी बोल दिया जाता है, डायरेक्ट बोल दिया जाता है, और उसका जो प्रतिक्रिया होता है वह भी तुरंत एक्शन में आ जाता है। क्या नहीं होता है वो है दैट इज इट इज फॉर रिकॉर्ड। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज फॉर रिकॉर्ड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। लिसनिंग 3 प्रकार से होते हैं और इस 3 लिसनिंग को 3A कहते हैं। जैसे हम लोग 3P पढ़े थे, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, वैसे ही 3A लिसनिंग है। लिसनिंग 3 प्रकार से होंगे। एक आपके एटीट्यूड, सकारात्मक सोच रख कर किन बातों को सुनना। सेकेंड है ए फॉर अटेंशन, ध्यान पूर्वक जो स्पीकर है उसके बातें को सुनना। एक अच्छा लिसनर, एक एक्टिव लिसनर बातों को बेहद ध्यान से सुनता है, मीन्स ही इज पेइंग अटेंशन, ध्यान पूर्वक। और लास्ट है एडजस्टमेंट, वह एडजस्ट कर लेता है शब्दों, जब शब्द को जब वहां पर व्यक्त किया जाता है, शब्द को जब वहां पर बोला जाता है, तो राइट वर्ड वहां पर क्या फिट होगा वह उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग के पार्ट नहीं है? तो एक वर्ड है एंजाइटी, चिंता करना। तो यह वर्ड जो एंजाइटी है वह ट्रिपल ए लिसनिंग का पार्ट नहीं है। बाकी यह एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट या ट्रिपल ए लिसनिंग के पार्ट हैं। 35, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल्स। इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से आर्टिकल्स में नहीं आते? ए, एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। आई एन इन जो है वह आर्टिकल्स नहीं है। अगर वह आर्टिकल्स नहीं है तो वह क्या है? इट्स अ प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट, which one is not an element of 3P of public speaking। हमने पढ़ा था कि 3 पब्लिक पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। कौन से नहीं होते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, पोसेस, यह 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, पोसेस, करेक्ट आंसर। Which one is not an essential characteristics to achieve a success। सफलता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन से ऐसे चीज है जो आपके लिए जरूरी नहीं है? एक इंसान को सफल होने के लिए इनमें से 4 ऑप्शन में कौन से आवश्यकता आपको नहीं है? पहला वर्ड है कमिटमेंट, ये आप में होना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट आप में एक डेडिकेशन के प्रति आप डेडिकेट हो जाएंगे वह कार्य करने के प्रति। सेकेंड है इंटीग्रिटी, प्रतिबद्धता, एकदम उसी एंगल में आपको वर्क करना है जैसा आपने सोच के रखा है। थर्ड है कॉन्फिडेंट, यह आप में होना चाहिए सफल होने के लिए। इंटीग्रिटी होना चाहिए सफल होने के लिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए सफल होने के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क, गलत तरीके से किसी भी कार्य का करना, यह आपको सफलता की ओर नहीं लेके जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सफल, अगर आप सफल नहीं होना चाहते तो इसमें किनका आप प्रयोग करेंगे? अनएथिकल वर्क, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। विच वन इज एन आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक जो एटीट्यूड है इसमें से कौन से उसके आउटकम में नहीं आते? एंथुसियाज्म, पूरा एनर्जेटिक होकर किसी कार्य का करना, या पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। क्रिएटिविटी, अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नए क्रिएशन करते रहना, इनोवेशन करते रहना, यह एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जब भी आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पेशेंस रखकर उसके सल्यूशन पर काम करना और फिर उस सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, यह एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोरडम, दैट इज आलसीपन।
Next, the last question, which one is the latest and effective means of modern communication? इनमें से दिए गए कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो लेटेस्ट एट प्रेजेंट है एंड इफेक्टिव बेहद असरदार एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन का यह एग्जाम्पल है? फैक्ट्स, यह पहले अभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या फैक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। पोस्ट मेल, यह भी है, लेकिन फास्टेस्ट यहाँ पे कहा गया है, लेटेस्ट कहा गया है और इफेक्टिव भी कहा गया है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लोग जो मेल करते हैं, यह सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मॉडर्न नए जमाने का यह कम्युनिकेशन है एंड इफेक्टिव, असरदार, क्योंकि यह फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वर्ल्ड आपके पास चला जाता है। इसलिए ईमेल जो है वह सबसे मॉडर्न एंड फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये दिए गए नोट्स जो है, जिसमें हम लोग सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 3 कम्युनिकेशन चैप्टर का हम लोग डिस्कस किए हैं, यह सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद अगर कोई भी इसमें अगर डाउट होता है तो आप इस डाउट को पूछ सकते हैं, क्लियर, इसमें आप क्लियर कर सकते हैं इस डाउट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच दिस वीडियो in the next semester module 4 chapter, semester 1 module 4 chapter will be explained. So thank you for watching ER classes.